आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री जो दिखने में बातचीत में सरल सहज है, लेकिन काम में उतने सख्त और तेज तर्रार हैं। इन्हें चीफ मिनिस्टर बने हुए कम समय हुआ है, लेकिन इनको लेकर विवाद बहुत सारे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये पुष्कर नहीं फायर हैं। प्लीज वेलकम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और आपकी अदालत में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आज के जज, जाने माने पत्रकार जिन्हें 40 बरस का अनुभव है। प्लीज वेलकम गोविंद सिंह। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज गोविंद सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और पहला इल्जाम लगे पुष्कर सिंह धामी पर। इससे पहले एक नजर पुष्कर सिंह धामी के पॉलिटिकल करियर पर। देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ। पुष्कर सिंह धामी के पिता फौज में थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव में हुई। पुष्कर सिंह धामी हायर एजुकेशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी गए। यहां बीए और एमए करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने लॉ की डिग्री हासिल की। पुष्कर सिंह धामी छात्र राजनीति में सक्रिय थे। एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे। पुष्कर सिंह धामी ने कई साल तक बीजेपी के संगठन में काम किया। जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तो पुष्कर सिंह धामी ने उनके ओएसडी के रूप में काम किया। 2012 में धामी पहली बार एमएलए का चुनाव जीते और 9 साल बाद 2021 में उत्तराखंड के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद उत्तराखंड का चुनाव था। पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी को लगातार दूसरी बार जिताकर रिकॉर्ड बनाया। पुष्कर सिंह धामी के कुछ ही साल के कार्यकाल में उत्तराखंड ने बहुत सी विपदाओं का सामना किया है। पुष्कर सिंह धामी अपने निर्भीक फैसलों की वजह से खबरों में बने रहते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट पुष्कर सिंह धामी आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम पुष्कर सिंह धामी पर। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर इल्जाम है कि ये पिछले दरवाजे से आकर सीएम बने। धामी जी, आपका बचपन मैंने देखा, आप तो फौज में जाना चाहते थे, राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं था आपका? जी, मैं एक सामान्य परिवार में और एक फौजी परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सेना में थे और हमारे यहाँ एक परिपाटी भी है कि प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में होता है और हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सेना के साथ संबंध है। तो मैं भी सेना में जाना चाहता था, लेकिन परिवार में अकेला होने के कारण से माँ ने कहा कि नहीं, तुम सेना में नहीं जाओगे। तो मैं सेना में तो नहीं जा पाया, लेकिन सेना के जो संस्कार हैं, सेना का जो अनुशासन है, जो समयबद्धता है, वो सारी मैंने सेना से विरासत में मिली। क्योंकि पिताजी के साथ बचपन से ही सेना के साथ पढ़ा बड़ा हुआ। तब माँ से शिकायत तो नहीं होगी कि उन्होंने फौज में नहीं जाने दिया, वरना यहाँ तक कैसे पहुँचते? नहीं, देखिए, सेना में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जा पाया, लेकिन जो एक सैनिक अपने कर्म क्षेत्र में जाकर करता है, उसको अपने कर्म क्षेत्र में करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सही है कि शुरुआती ज़िंदगी मुश्किल थी, स्कूल, पढ़ाई, गांव? एक ऐसे गांव में जन्म हुआ
जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, चाइना बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के नज़दीक पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र, और स्कूल जाने के लिए भी कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। और अभी नए बच्चे या हमारे यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे ऑडियंस हैं जो आए हैं इसमें, तो आप सब लोग पाठी जानते हैं? कोई तख्ती जिसको बोलते हैं, तो हम लोगों ने उस तख्ती में पढ़ाई करी है। इन लोगों ने जो यूट्यूब पर देखा होगा तख्ती। जी जी। तो वो तख्ती में हम लोग पढ़ाई करते थे, और रात दिन में स्कूल में जाके लिखते थे तख्ती में। दवात में जो खड़िया था वो घोला जाता था, कलम से लिखाई होती थी, और जब घर आ जाते थे तो घर आने के बाद उसको मिटाते थे। मिटाने के बाद रात में जो रेडियो के सेल होते थे, रेडियो के सेलों में से जब वो पूरा सेल यूज हो जाता था तो उसमें से वो जो काला निकलता था, उस काली को पोत देते थे भिगा के, और प्रातःकाल जो है स्कूल जाने से पहले दवात से, उसी दवात से हम घोटा लगाते थे और चमकाते थे। कोशिश करते थे कि जैसे शीशा होता है दर्पण, वैसे आरसी की तरह वो बन जाए और उसमें जो है तस्वीर दिखाई देने लगे सामने से। फिर उसका लिखने का मज़ा होता था। और इसके अलावा बैठने के लिए जो स्कूल थे, उन स्कूलों में कोई फर्श नहीं होता था, खड़ंजा भी नहीं होता था, केवल मिट्टी में बैठना होता था और नीचे से ठंड भी लगती थी। तो घर से जो टाट होती थी, बोरी होती थी, खाद आती थी जिसमें, या कोई अन्य सामान आता था, उसको भी हम अपने बस्ते में लेकर जाते थे साथ में, उसको बिछाते थे, फिर उसको वापस आते थे। तो इन हालातों में हम लोगों ने अपने, उस समय नए कपड़ों का भी शौक होता होगा, उस समय खाने पीने का भी शौक होता होगा। नए कपड़े तो हम लोगों को 1 साल में 2 साल में कभी तब बनते थे जब परिवार में कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम होता था, या कभी हमारे यहाँ जो पहाड़ में मेले होते थे उनमें होता था। और जो दूसरी बात आपने पूछी खाने की, उसमें आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि हम पूड़ी नहीं खाएंगे, हम हलवा नहीं खाएंगे, यही होता है ना। हम लोगों के समय में हम खुश होते थे कि अभी दीपावली आने वाली है, अभी हमारा ये त्यौहार आने वाला है। जैसे माघ के महीने में हमारे यहाँ एक घुघुतिया त्यौहार होता है, मकर संक्रांति को। जैसे देश में अलग अलग जगह पर इस त्यौहार को मनाते हैं, कहीं मकर संक्रांति, कहीं माघी, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू। तो हमारे यहाँ पर एक घुघुतिया त्यौहार होता है, मकर संक्रांति का, उत्तरायणी का त्यौहार। तो हम बहुत दिनों से इंतज़ार करते रहते थे कि कब त्यौहार आएगा, कब हमको पूड़ी खाने को मिलेंगी, कब मांस के पकोड़े होते हैं वो बन के मिलेंगे, कब हमको हलवा मिलेगा। इंतज़ार करते थे, और साल में एक आध बार ऐसा अवसर आता था। आप पहले MBBS करना चाहते थे, फिर आपने मैनेजमेंट किया, फिर आपने लॉ किया, फिर आपने एक और डिप्लोमा किया, तो कन्फ्यूजन था कि क्या बनना है? तो ये सच है बिल्कुल कि मैं मेडिकल में जाना चाहता था, MBBS करना चाहता था। हम 4 लोग लखनऊ पहुँचे, तो हमको किसी को जानते नहीं थे लखनऊ में। छात्रावास तो बाद में गए, उससे पहले हम 4 लोगों में से हम लोगों ने करा, रेलवे स्टेशन चारबाग में उतरे, और चारबाग में उतरने के बाद हमने सामान रख दिया अपना। सामान रखने के बाद 2 लोग सामान देखते थे, यहाँ रहते थे, और 2 लोग हम रूम देखने जाते थे। हमको 3 दिन के बाद रूम मिला, फिर हम रूम में शिफ्ट हुए, और फिर हमने कोचिंग शुरू करी लखनऊ में। न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग एक बहुत प्रसिद्ध कोचिंग हुआ करती थी उस ज़माने में। उस कोचिंग की पढ़ाई करी, और पढ़ाई करते करते विश्वविद्यालय में एडमिशन भी ले लिया, लखनऊ विश्वविद्यालय में। और फिर वो BA की पढ़ाई भी शुरू कर दी साथ साथ। तो MBBS में कुछ नंबरों से रह गए, यहाँ ग्रेजुएशन हो गया, तो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर लॉ कर लिया। और लॉ के बाद मैं रिसर्च भी करना चाहता था। रिसर्च में भी मैंने एडमिशन किया था, अपना थीसिस वगैरह जमा करवाई थी। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड बन गया, और मैं छात्र राजनीति में पहले से था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, संघ का स्वयंसेवक था। मैंने ITC, OTC जो भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं
वो सारे जो प्रारंभिक काल में करते हैं, मैं देख रहा था कि बैकडोर से आया है, ऐसा आपकी अदालत में मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बचपन से स्वयंसेवक रहे हैं और बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो हमारे विचार परिवार की, संगठन की जो नीतियाँ हैं, उन सब को पार करते हुए या उन सभी को कहीं ना कहीं उन दायित्वों पर, चाहे वो नगर स्तर के, विश्वविद्यालय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के, उन सभी दायित्वों में रहने के बाद, छात्र राजनीति में रहने के बाद, युवा मोर्चा में रहने के बाद, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा और पार्टी ने जो भी दायित्व जब दिया उस दायित्व में काम किया। धामी जी, विद्यार्थी परिषद में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ओटीसी भी बहुत सारे लोग करते हैं, संघ के स्वयंसेवक भी बहुत सारे होते हैं, एमएलए भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनते हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था, और ये हमारी पार्टी है जो अपने आप में एक विशिष्ट पार्टी है, जिसमें किसी को पता नहीं होता है कि उसको कब क्या बना दिया जाएगा। आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं था कि आपको मुख्यमंत्री बना नहीं, बिल्कुल नहीं था। और मैं देखिए 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तब सरकार कांग्रेस की बन गई वहाँ पर, तो उसमें तो कोई चांस नहीं था। लेकिन 2017 में जब उत्तराखंड के अंदर नए चुनाव हुए और नए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मुझे बहुत मेरे मन में था कि इस बार मैं मंत्रिपरिषद में जरूर आऊँगा। और जब मंत्रिपरिषद फाइनल होकर आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था। उसके बाद भी 2-3 बार ऐसा हुआ कि लोकसभा का चुनाव होना है, तो मुझे लगा कि मैं लोकसभा के लिए चुनाव में खड़ा हूँगा। फिर मुझे दोबारा हमारे यहाँ मंत्रिमंडल बना, सरकार में कुछ चेंज हुआ, तो मुझे अब लगा कि इस बार तो ज़रूर मेरा नंबर आएगा। उस बार पार्टी में फिर पार्टी प्रेसिडेंट का नया बनना था, तो उसमें भी मुझे लगा कि अब की बार ज़रूर मेरा नंबर आएगा। लेकिन हर बार मेरा नंबर नहीं आया सब। और इस बार तो जब मैं बना, जब मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा नाम कहीं आने वाला है। मुझे अंतिम समय तक भी 4 जुलाई को मैंने शपथ ली है, 3 जुलाई को शाम को विधानमंडल दल की बैठक होती है, तब तक भी हमारी पार्टी में किसी भी हमारे प्रभारी जी का, कोई पार्टी कार्यालय से, कहीं से मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया गया कि आपको बनाया जा रहा है। मैं पीछे की सीट पर बैठा हुआ था और अचानक हमारे मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी, नरेंद्र सिंह जी, पहले कृषि मंत्री थे, कृषि मंत्री रहते हुए वो हमारे ऑब्जर्वर थे, प्रभारी थे, और वो सीधे नाम की घोषणा करते हैं। तब मुझे पता लगा कि मुझे जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कल मेरी शपथ होने वाली है। देखिए, उस जमाने में 3 महीने में उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे। बीजेपी के सामने मुश्किल थी। आप कह रहे हैं कि आपका नंबर कहीं नहीं लग रहा था, न मंत्री बनने में, न लोकसभा में, तो ये मोदी जी ने आपका नंबर कैसे लगाया? मैं देखिए, वो बहुत पारखी हैं और वो जानते हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को मौका दिया, और मैंने भी कोशिश करी कि जो भी पार्टी का दायित्व है, पार्टी की जिम्मेदारी है, या पार्टी जो मुझसे एक्सपेक्ट करती है, जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को मैं पूरा करूं। और 6 महीने बाद चुनाव भी होना था, तो पूरी सामर्थ्य के साथ और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से हमारी पार्टी चुनाव में गई। और उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक जब भी उत्तराखंड का चुनाव हुआ, हर चुनाव में वहाँ ये परिपाटी थी कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, चुनाव आता है तो सरकार बदल जाती है। 22 सालों के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में हुआ कि ये मिथक टूटा, ये जो इतिहास था वो नया बना, एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी बदल गई, और उत्तराखंड में दोबारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे वहाँ के मुख्य सेवक के रूप में जो काम मिला था, उत्तराखंड की जनता ने फिर से सेवा करने का अवसर दिया और एक इतिहास बना दिया। धामी जी, राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ये महेंद्र सिंह धोनी के तरह है, फिनिशर है।
आखिरी 2-4 ओवर में छक्के चौके लगा के जिता देता है। वो शायद इसलिए कहते होंगे कि मुझे ऐसे समय में लाया गया था उस समय, कि उस समय चौके और छक्कों की ही ज़रूरत थी, धाकड़ बल्लेबाजी की ज़रूरत थी, इसलिए जो है वो मुझे धाकड़ कहते होंगे। लेकिन आपको दुख हुआ होगा कि पार्टी जीत गई और आप अपना असेंबली का चुनाव हार गए। जी बिल्कुल, मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा मुझे कि ये अचानक, चूंकि मैं अपने चुनाव में समय भी नहीं दे पाया था और मेरे लिए प्राथमिकता थी कि मैं चुनाव, मेरा जीतना या हारना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मेरी पार्टी को जीतना चाहिए था। और थोड़ी देर के लिए ज़रूर एक मनुष्य का गुण होता है, उसको लगता है कि ये क्या हो गया, मुझे भी थोड़ी देर के लिए लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि जो काम मुझे दिया गया था, पार्टी ने जिसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी थी, दायित्व दी थी, वो काम मेरा पूरा हुआ, इसलिए मेरे मन में कोई अपने हारने का दुख नहीं था। पार्टी के जीतने का जो है मुझे बहुत सुकून था कि मैंने अपना दायित्व पूरा किया। लेकिन आपको ये लगा होगा कि अब तो मेरे हाथ से गया मुख्यमंत्री पद। ये बिल्कुल भी मन में नहीं था। संतोष इस बात का था कि पार्टी की सरकार आ गई, पार्टी जीत गई और जो हमने वायदे किए हैं, जो मैं जनता के बीच में जाकर बोला था कि हम ये काम करेंगे, हम इतनी सारी योजनाओं को लाएंगे, वो सारी योजनाएं पूरी होंगी। और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैं तत्काल पार्टी कार्यालय गया और पार्टी कार्यालय में जाकर मैंने कहा कि जो भी हमने जनता से वायदा किया है, जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, हम वो सब पूरा करेंगे। धामी जी, कभी भी ये नहीं हुआ बीजेपी में कि कोई आदमी अपना असेंबली का इलेक्शन हार जाए और फिर उसको दोबारा मुख्यमंत्री बना दें, फिर दोबारा चुनाव लड़वा दें, और ये जाहिर है मोदी जी ने किया। तो जब आप पहली बार मिले थे मोदी जी से, तो आपने ऐसा क्या किया कि उन पर जादू कर दिया? पहली बार मैं जब उनसे मिला तो मेरे मन में बहुत सारी वो थी, उथल पुथल थी कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं कभी उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। तो 2 दिन पहले मेरे पास मैंने समय मांगा था, वहाँ से एक कॉल आई प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कि आपको 10 तारीख को यहाँ मुलाकात करनी है, आपका टाइम 15 मिनट का फिक्स हुआ है, 15 मिनट में आपको अपनी बात करके जाना है। मुझे लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी मुझसे पता नहीं कौन सी योजना के बारे में पूछेंगे, क्या क्या उनके सवाल होंगे, और मैं बड़ा सहमा सा अंदर पहुँचा। तो अंदर जैसे ही मैं पहुँचा तो जब मैं इस शो में आ रहा था तो ये भी, इसमें भी मेरे मन में यही था कि इस शो के बाद शायद अंदर वाले में शो हो रहा होगा। तो ऐसे ही जो है मैं वहाँ जब प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पहुँचा तो एक दरवाज़ा खुला और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी जो है 2-3 दरवाज़ों के अंदर होंगे। तो मैं जैसे ही अंदर गया तो मुझे जो है एकदम से प्रधानमंत्री जी सामने दिखाई दिए। उन्होंने कहा आइए। तो मैंने देखा तो वही प्रधानमंत्री जी हैं। तो जैसे ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ, मैंने उनको अपना धन्यवाद और बुके में देने के लिए, मैं उनको देख नहीं पा रहा था, मैंने उनकी तरफ में देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जैसा मुझे लगता था कि वो थोड़ा सख्त हैं, थोड़ा वैसे हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। और सामने जैसे कैमरे वाले थे उनको भी नहीं देख रहा था। तो उस समय कोरोना का समय था, तो जैसे ही मैंने उनको बुके दिया तो उन्होंने कहा, वहाँ से आवाज़ आई कि अपना मास्क हटाइए। तो मैंने सोचा कौन बोल रहा है। फिर देखा तो मैंने, प्रधानमंत्री जी ने अपना मास्क उतार दिया था, तो मैंने भी उतार दिया। मैं बैठा, फिर उन्होंने, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कई जगह होता है, प्रधानमंत्री जी एक कुर्सी पर बैठे, उनके बगल में वैसे ही मैं भी बैठा सामने। बैठते हुए 3-4 मिनट उन्होंने जब बात शुरू करी, तो मैं बात क्या शुरू करता, उन्होंने ही कहा कैसे हैं, घर में कैसे हालचाल हैं, क्या हैं। तो 3 या 4 मिनट हुआ होगा। उसके बाद मैं सच में भूल गया कि मैं विश्व के सबसे बड़े नेता के साथ बैठा हूँ। और वो जो मुझे लगता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम ही बोल रहे थे, मैं ज़्यादा बोल रहा था। मैं लगातार बोल रहा था, और जो 15 मिनट का मेरा टाइम था वो 1.5 घंटे कब हो गया मुझे ही पता नहीं लगा। 1.5 घंटे बाद जो है
उसके बाद भी उनको कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने एक चीज़ उस दिन ज़रूर सीखी कि जब वो इतने बिजी होने के बाद, इतना सारा काम होने के बाद भी हमारे जैसे सामान्य लोगों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, किस प्रकार से समय देते हैं, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए टाइम का जो मैनेजमेंट है वो उनसे बेहतर किसी से नहीं सीखा जा सकता। उस दिन आपने ये भी सीख लिया होगा कि उनको बाबा केदारनाथ से कितना प्यार है। जी बिल्कुल, वो तो पूरे देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं। बाबा केदारनाथ का जो 2013 में बड़ी आपदा केदारनाथ में आई थी और उस आपदा में पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था, सारा बह गया, सारा नुकसान हो गया। और 13 में मोदी जी देहरादून आए थे और वो आने के बाद उन्होंने, उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे केदारनाथ को। लेकिन उस समय की सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे। लेकिन बाबा केदार की ऐसी कृपा हुई कि 2014 में वो प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण का काम अपने हाथों में ले लिया। आज केदारनाथ के सारे पुनर्निर्माण के काम जो है पूरे हो गए हैं। वहाँ पर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। वहाँ जाने के लिए रोपवे का भी काम शुरू हो गया है। और जब भी हम प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, चाहे महीने में एक बार मिलें, 2 बार मिलें, अक्सर ये होता है कि वो जो केदारनाथ का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, उस केदारनाथ के पुनर्निर्माण के काम के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि अब तीसरे फेज में क्या क्या हो गया, वहाँ पर जो सरस्वती घाट बनना था वो कितना बना है, तीर्थ पुरोहितों के आवास कितने बन गए हैं, या जो आगे जो शांतिवन आप बना रहे थे उसमें कितना काम हुआ है। हर एक उनके दिमाग में ऐसा बसा हुआ है। और उनके जाने के बाद आपको ध्यान ही है कि आपदा के बाद वहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर केदारनाथ में जो रात को गुफा में जाकर उन्होंने रात्रि प्रवास किया, उस रात्रि प्रवास के बाद आज यह हालत हो गई है कि जहाँ हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते थे, आज जो है 21 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्री इस साल केदारनाथ की जाएंगे। अब आप उनको आदि कैलाश भी ले गए। देखिए, उत्तराखंड में 2 चीज़ें हैं, 4 धाम केदारखंड और मानस खंड। आदि कैलाश, यहाँ बाबा केदार की भूमि को केदारखंड कहते हैं, और बाबा भोले की जो भूमि है उसको मानस खंड कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों से, जब से मैं जितनी बार भी उनसे मिला, हर बार उन्होंने कहा कि मुझे आदि कैलाश जाना है। जौलीकोंग 18,000 फीट की ऊंचाई पर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी हाइट पर पहुंचे हैं, इतने सीमांत पर गए हैं, और उनके जाने के बाद उत्तराखंड आने वालों की संख्या बढ़ गई, आदि कैलाश जाने वालों की संख्या बढ़ गई, जागेश्वर धाम जाने वालों की संख्या बढ़ गई। और हमारे यहाँ पर पूरी देश दुनिया की नज़र में ये जो हमारी घाटी है, आदि कैलाश का जो क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा चलती है, उसी प्रकार से मानसखंड की यात्रा भी चलेगी। और हमारे यहाँ से ही जो लोगों को कैलाश मानसरोवर जाना पड़ता है, कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी यही आदि कैलाश के पास से हो जाया करेंगे। इसकी भी व्यवस्था सारी हो रही है। धामी जी, एक और शिव भक्त हैं, राहुल गांधी। उन्होंने भी कहा था मैं केदारनाथ जाऊंगा, सबसे बड़े तपस्वी के घर जाऊंगा, तो मैं पैदल जाऊंगा, उनके यहाँ हेलीकॉप्टर में जाने की क्या ज़रूरत। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा बहुत विनम्रतापूर्वक कि उनको ठीक प्रकार से जो उनकी पार्टी के सलाहकार हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, पूजा कैसे करी जाती है, संस्कार क्या होते हैं, पूजा पद्धति कैसे होती है, वो सिखाना चाहिए। केवल नकल करने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ मदद करिए इस काम में उनकी थोड़ी। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बार सोचता हूं कि राहुल गांधी जी अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, अब थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, और हर बार वो मेरे को ही गलत साबित कर देते हैं। मेरे को नहीं, मैं समझता हूँ ये सब लोग भी सोचते होंगे, इनको भी गलती साबित करते होंगे। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो है, उनकी जो गंभीरता है वो समाप्त हो जाती है। इन सब लोगों से सवाल पूछ लेते हैं जी।
कहते हैं आप प्रधानमंत्री मोदी के सबसे फेवरेट सीएम है, क्या ये सच है? प्रधानमंत्री जी जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश के अंतिम छोर में पहुंचे हुए जो लोग हैं उनके लिए काम किया है। और देश का जो वर्क कल्चर है वो वर्क कल्चर उन्होंने बदला है। और मैं ही नहीं उनका करीबी हूँ या मेरे ऊपर उनकी कृपा है, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं पर उनकी सीधे सीधे उनका जुड़ाव है, उनके ऊपर उनका आशीर्वाद है। जो भी कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में पूरी मेहनत के साथ, अच्छी भावना के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो सभी मोदी जी के करीबी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पुष्कर सिंह धामी पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। उत्तराखंड में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, क्या उनको डर के रहना पड़ेगा? किसी को परेशानी उत्तराखंड में नहीं होगी, मैं आपकी अदालत में यह वचन दे रहा हूं आपको। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मावल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड व रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड व श्वासारी प्रवाही सर्वश्रेष्ठ औषधि है। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। क्या बनेंगे संयोग, क्या होंगे प्रयोग, 24 की पिच है तैयार। क्या विपक्ष लेगा आकार या मोदी ही हैं स्वीकार? कहानी कुर्सी की, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग, सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। महिलाओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते जमाए हैं। हम खबर दिखाते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप है कि ये मुसलमानों को डराते हैं।
धामी जी, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, तौकीर रज़ा साहब हैं, मौलाना अरशद मदनी हैं, बहुत सारे, सब कहते हैं कि जब चुनाव आने वाला होता है तो धामी जी ऐसा कमाल करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा शुगुफा छोड़ते हैं जिससे मुसलमानों के मन में डर पैदा हो। जैसे हाल ही में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए हैं। उत्तराखंड में हम इस विधानसभा का जो 2022 में आम चुनाव हुआ, उस आम चुनाव में जब उत्तराखंड की जनता के सामने गए तो हमने ये प्रस्ताव रखा, ये अपना संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। और उसके पीछे हमने कुछ कारण भी बताए। कारण था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश है, ऋषि मुनियों की भूमि है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं देश के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जो राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का जो प्रावधान किया गया है, उसके तहत हम उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी, कोई जाति का होगा, पंथ का होगा, धर्म का होगा, समुदाय का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने इस पर हमको अपना आशीर्वाद दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने जो जनता से वायदा किया था, संकल्प किया था, वो संकल्प हमने पूरा किया है। इसमें किसी को डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपने तो संकल्प पूरा कर दिया, लेकिन उनके मन में क्या डर है वो आपको बताता हूँ। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि जो यूसीसी आप लाए हैं ये इस्लाम के खिलाफ है, जो यूसीसी आप लाए हैं ये हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप है। देखिए रजत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। इस्लाम में जो व्यवस्था उनके यहाँ पर विवाह की पद्धति जो है उसी प्रकार से होगा। अगर वहाँ निकाह होता है तो निकाह होगा। हिंदू धर्म में अगर 7 फेरे लेकर विवाह होता है तो 7 फेरे लेकर होगा। क्रिश्चियंस में होली मैरिज होती है, हमारे सिख बंधुओं में जो है आनंद कारज होती है। जिसकी जो पद्धति है उस पद्धति को हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं। इंप्रेशन तो यह है कि अब सबको 7 फेरे लेने पड़ेंगे। नहीं, हमने किसी की 7 फेरे केवल हिंदुओं के लिए है, तो वो अपनी जगह पर रहेगा। मुस्लिम्स में जो होता है वो अपनी जगह रहेगा, उसको हमने बिल्कुल नहीं बदला है। हाँ, हमने ये जरूर बदल दिया है कि उसके बाद जो तलाक की व्यवस्था है, जो बहु पत्नियों को रखने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था समाप्त होगी। क्योंकि हम समान नागरिक संहिता, हम मातृशक्ति का उत्पीड़न नहीं होने देना चाहते हैं। हम उत्तराखंड के अंदर से ये काम हमने शुरू किया है। देश के अंदर जैसे गंगा जी हमारे यहाँ से निकलती हैं, गंगा जी निकलने के बाद पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है। कहीं जल देती है, कहीं जीवन देती है, कहीं आचमन करने के काम आती है, कहीं सींचने के काम आती है। उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की जो गंगा है ये उत्तराखंड से निकली है, देवभूमि से निकली है, देवों के आशीर्वाद से निकली है, हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए निकली है। ये पूरे देश के अंदर बढ़ेगी आगे और सबको समान नागरिक संहिता, समानता का अधिकार देगी। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़े वकील हैं, AIMIM के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कानून आप लाए हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये हिंदू सिविल कोड है। आपने 4 शादियों पर रोक लगा दी, हलाला पर रोक लगा दी, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कानून है उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगी। देखिए, ये कानून में एक तो सबसे पहले बताऊं कि ये किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है। मैंने कहा कि ये हम समानता का अधिकार देने के लिए लाए हैं और विशेषकर से ये कानून सबके लिए है। जैसे हमारी मातृशक्ति, माताओं बहनों के, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए। वहीं पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बारे में कहते हैं ये औलाद नाजायज़ है, ये औलाद जायज़ है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता। हमने ये सब हटाया है। हमने कहा है कि जो बच्चे भी हैं वो भी जो है उनमें उनको भी समानता का अधिकार मिलेगा, बुजुर्गों को भी उनकी सुरक्षा मिलेगी। हर किसी की सुरक्षा के लिए लाया गया है। ये केवल भ्रम है, सबको पढ़ना चाहिए। इस कानून बनाते समय आपने जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको इससे बाहर रखा है। तो ये बात
मुस्लिम स्कॉलर्स कह रहे हैं अगर आप शेड्यूल ट्राइब को बाहर रख सकते हैं तो मुसलमानों को भी इससे बाहर रख सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसकी व्यवस्था की गई है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। और जो शेड्यूल ट्राइब्स जनजाति समूह की, इसमें अनुच्छेद 342 में भारत के संविधान ने ही उनको ये प्रावधान कराया है, उनको छूट दी गई है उनके रहन सहन के कारण से, जो भारत का संविधान कह रहा है। और हमारी जो कमेटी है जिसने 2,33,000 लोगों से उनके विचार लिए हैं और 10,000 लोगों से सीधे सीधे संवाद किया, जैसे मैं आपके साथ यहाँ पर संवाद कर रहा हूँ, इसी प्रकार का संवाद हुआ है। पूरे उत्तराखंड के अंदर 43 ऐसी मीटिंगें हुई हैं। तो उन मीटिंगों में भी ट्राइबल्स के लोगों ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तराखंड के अंदर आप हमको इसमें सम्मिलित कर लीजिए समान नागरिक संहिता में, लेकिन कुछ समय हमको दे दीजिए। तो हमने उसके अनुसार ही काम किया है। कमेटी बड़े विद्वान लोगों की कमेटी है, इसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, प्रमोद कोहली हैं, अन्य लोग हैं। उन सभी ने इतना काम करने के बाद वो ड्राफ्ट बनाया है। ये ड्राफ्ट कोई इसमें भेदभाव नहीं किया गया है, सबकी समानता के लिए बनाया गया है। लेकिन उन लोगों को तो ये भेदभाव महसूस होता है, उनको बार बार ये लगता है कि जो प्रोविजन शरीयत में हैं मुसलमानों के लिए वो सबसे ऊपर हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, और ये शरीयत को वायलेट करता है। अब शरीयत नहीं चलेगी, देश में समान नागरिक संहिता चलेगी। देश आगे बढ़ गया है, देश संविधान के अनुरूप चलेगा। जो लोग संविधान पर विश्वास करते हैं उनको किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं बताऊं कि इस कानून के लागू होने के बाद, आपने अभी कहा कि हलाला इद्दत जैसी जो कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। और मैं अभी हरिद्वार जनपद में गया था, इस विधेयक के पारित होने के बाद, विधानसभा में पारित होने के बाद, जिस प्रकार से मुस्लिम बहनें आई थीं, जिस प्रकार से लगातार उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, हमारे लिए इस अभिशाप से हमको मुक्ति दिलाई है। तो जो कई वर्षों से जो अन्याय हो रहा था, उनका आत्मबल गिर रहा था, आत्मसम्मान गिर रहा था, उसको बचाने का काम हुआ है उत्तराखंड के अंदर। कांग्रेस के नेता हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा अगर लाना ही था तो पूरे देश में लाते, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? एक्सपेरिमेंट जैसी कोई बात नहीं है। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उत्तराखंड के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमें मैंडेट दिया, और जो भारत के संविधान के तहत व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत इस पर सब काम किए गए हैं। तो उत्तराखंड में लागू हो गया। देवभूमि में जो लागू होता है, जहाँ हिमालय है, जहाँ गंगा है, जहाँ यमुना है, वहाँ से पूरे देश में लागू हो जाएगा। हमने तो लागू कर दिया है, और हमारी तो ये अपेक्षा है कि हमने ये पारित कर दिया है, देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करें और सबको समानता के अधिकार दिलाने के लिए आगे बढ़ें इस काम में। क्या ये सही है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और पुष्कर सिंह धामी एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिसे कहा जाता है? प्रयोगशाला जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया है, हमने भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम किया है, और हिंदुत्व अगर उत्तराखंड देवभूमि में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? देखिए, आपके बारे में बात इसलिए कही जाती है कि आपने कोई ये पहला काम नहीं किया। पहले आपने 3,793 मज़ारों को आइडेंटिफाई किया और उनको नेस्तनाबूद करवा दिया। ये केवल मज़ारों के कारण ऐसा नहीं कराया हमने कहा है कि उत्तराखंड में जो अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों को आगे रखकर इंक्रोचमेंट किया है, अवैध रूप से कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, सरकारी ज़मीनों को कब्जाने का काम किया है, इस अतिक्रमण को कौन वैध ठहरा सकता है? बताइए आप लोग, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वही काम किया है हमने, और अतिक्रमण लगातार हम हटा रहे हैं, क्योंकि देवभूमि का एक मूल स्वरूप है। मैं नहीं, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति पूरे देश दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, और अगर वो कहे कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो उसको देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि लोगों की बदल जाती है। एक मन में श्रद्धा का भाव आता है, एक विश्वास का भाव आता है कि देवों के बहुत नज़दीक से आया हुआ व्यक्ति है, देवभूमि से आया हुआ है। तो वो देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देखिए, वो हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो किसी भी कीमत पर उसको हम जो है खराब नहीं होने देंगे। अब मुझे लग रहा है उतने भोले नहीं हैं आप जितने मुझे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ, लेकिन अतिक्रमण आपको सिर्फ मज़ारों पे नजर आया और आपने इसको नाम दिया लैंड जिहाद। मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमने मैं एक बात और बता दूं आपको कि उत्तराखंड क्या है हमारा, देखिए, बहुत भाईचारे से रहने वाला
राज्य है, आपस में सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन अतिक्रमण को कोई जाज नहीं ठहरा सकता है। जहाँ पर मज़ारें बना रखी हैं, मज़ारों को जब हटाया गया, वन भूमि पर है, रेवेन्यू की भूमि पर है, सिंचाई विभाग की ज़मीन पर है, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर है, अन्य ज़मीनों पर जो सरकारी भूमि है उसके नीचे जब खोदा गया तो कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। मज़ारें कहाँ बनती हैं? तो ये था छदम, इसलिए हमने इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी। आप कहें सब मिलकर रहते हैं, अभी हल्द्वानी में हमने देखा कितना मिलकर रहते हैं। एक मस्जिद और मदरसे को गिराया और किस तरह से लोगों का आक्रोश सामने आया पुलिस के खिलाफ। हल्द्वानी की जो घटना है वो भी अवैध अतिक्रमण है, और जो ये अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए वहाँ पर पुलिस की टीम गई, प्रशासन के लोग गए, उनके ऊपर पूरे सुनियोजित तरीके से हमला हुआ, और जिस प्रकार की भी स्थिति हुई वो सबके सामने है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति उत्तराखंड में बिल्कुल चलने नहीं देंगे हम लोग। हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड में इस प्रकार के उत्तराखंड के माहौल को खराब करेगा उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, और कठोर कार्रवाई हो रही है, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है। जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून अपना काम करेगा। मैंने धामी जी वहाँ के लोगों की बात सुनी है। उन्होंने कहा जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो प्रशासन को मालूम था, प्रशासन ने उस जगह पर बिजली भी दी, पानी भी दिया, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए ये इशू इतना बड़ा बना दिया। पहले के समय में किसने क्या किया उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने कहा कि अगर पहले कुछ गलत हुआ है तो उसको ठीक भी किया जाएगा। अगर पहले के समय में गलती हुई है तो उस गलती को सुधारा जाएगा, सुधारने का काम होगा। और बाकी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह पर ये मामले चल रहे हैं। जैसा न्यायालय का आदेश आता है उसके अनुसार हम सरकार काम करती है, और भारत के संविधान पर, भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर जिसका विश्वास है वो कानून तोड़ने का काम तो कतई नहीं करेगा। इसमें कानून तोड़ने का भी काम हुआ है। ओवैसी साहब तो कानून के जानकार हैं। उन्होंने कहा जो चीज़ आप मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरी चादर है, वो मेरी मस्जिद है, और हम किसी भी हालत में अपनी किसी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। मस्जिद है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हमारे लिए सब बहुत ही पूज्य स्थल हैं, लेकिन उनके बनाने का भी तो कोई स्थान होगा, कोई स्थान उनका तय किया जाएगा, या कहीं पर भी केवल कब्जा करने के लिए बना दिया जाएगा। इसको तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा। तो अगर गलत जगह पर बने हैं तो उनको अतिक्रमण की श्रेणी में माना जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये हमने अभियान शुरू कर दिया है। ये बताइए, जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपको ये लगता था या आपको ये बताया गया था कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन पॉकेट्स में इकट्ठा हो रही है और मुसलमानों को वहाँ से भगाना है, इसलिए आपने अभियान शुरू किया? वहाँ की डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, वहाँ के मूल स्वरूप से भी छेड़छाड़ी करने की कोशिश हुई है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर हम खराब नहीं होने देंगे। उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने नहीं देंगे। उत्तराखंड के जो मूल लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसको किसी कीमत पर प्रभावित नहीं होने देंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं सुना कि सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ से उन्होंने स्टे भी लिया डेमोलिशन के ऊपर, अतिक्रमण के ऊपर। अभी न्यायालय में मामला चल रहा है, उस पर कोई ऐसा निर्णय तो नहीं आया, और हम न्यायालय जो भी निर्णय देगा उस निर्णय के आधार पर ही आगे बढ़ने वाले हैं। निर्णय के आदेशों, न्यायालय के आदेशों का ही पालन करने वाले हैं। हम व्यवस्था को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जोर जबरदस्ती करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में इससे पहले भी आपकी पार्टी की सरकार रही है, और जिस तरह से आपने इलीगल इंक्रोचमेंट पर अभी बात की, लेकिन लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी भी इस तरीके की इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई नहीं की गई जिस तरीके की अब कठोरता से कार्रवाई हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के सोशल फैब्रिक को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कोई काम पहले गलत हुआ है तो हम सब नए लोग हैं ना, सब लोगों को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? देखिए, मैंने तो तौकीर रज़ा जैसे मौलानाओं की बात सुनी है। वो कहते हैं कि हमारा नौजवान अब तक शांत बैठा हुआ है, अगर आप इसी तरह करते रहे और वो भड़क गए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा और आपको मुश्किल हो जाएगी। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर तुष्टीकरण को पोषित करने वाले लोग, इन नौजवानों को गलत रास्ते पर धकेलने वाले लोग, मैं उनसे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ,
मैं कभी किसी को न तो चेतावनी देता हूँ, न किसी के खिलाफ अनावश्यक रूप से कोई काम करता हूँ। लेकिन उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर सबको विधि को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा, अन्यथा कानून उनके खिलाफ काम करेगा, जो भी इस प्रकार की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेंगे। हल्द्वानी में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है, जिन लोगों ने अनावश्यक रूप से जिसकी ज़रूरत नहीं थी पुलिस पर, प्रशासन पर, पुलिस के जो महिला पुलिसकर्मी हैं, हमारे पत्रकार हैं, जिन्होंने भी इन पर हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके फुटप्रिंट निकाले जा रहे हैं, वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों से उनकी पहचान की जा रही है और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है कि भविष्य में कभी इस प्रकार की घटनाओं की अब पुनरावृत्ति न हो, दोबारा से घटना न हो। उत्तराखंड में जो हमारे मुस्लिम भाई बहन रहते हैं, क्या उनको डर के रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जी। मैंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। आप अभी मैं हरिद्वार में था, जिस प्रकार से मुस्लिम बहनें बड़ी संख्या में, और 100, 50, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों की संख्या में वहाँ आई थी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सारे जो अच्छा काम करने वाले हैं, शांतिप्रिय तरीके से अपना व्यापार कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, किसी को परेशानी उत्तराखंड में नहीं होगी। मैं आपकी अदालत में यह वचन दे रहा हूं आपको। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर इल्जामात और सवालात का एक और। आपने वो भी कानून बनाया है कि अगर बेवफाई हो गई, दिल तोड़ दिया, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, केवल उनको सूचना देनी होगी कि अब हम साथ में नहीं रहते हैं। जिंदगी स्वाद है, स्वादी जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। वार, पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है। वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत।
अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं, किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। भाई आपका को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते हुए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर इल्जाम है कि इनकी सोच दकियानूसी है। यह इल्जाम शशि थरूर ने लगाया। उन्होंने कहा, मैं बहुत पहले से कहता था ये बीजेपी के लोग हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने कहा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है इसमें लिव इन के ऊपर जिस तरह की नज़र रखी जा रही है तो ऐसा लगता है कि ये अपना इरादा पूरा कर रहे हैं। ये जो भी हमने इसमें प्रावधान किया है वो प्रावधान शशि थरूर जी की सुविधा के लिए नहीं किया है। ये हमने देश की जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो रहते हैं, उनकी सुरक्षा का हमने उनका इंतजाम हो, उनके माता पिता भी ये जान पाएँ कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। कई भविष्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कुछ समय के बाद कुछ घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि गोवा की घटना है, सूटकेस के अंदर जिस प्रकार से पूरा काट काट के टुकड़ों के साथ उनका बॉडी मिलता है। कई बार एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगाते हैं, कई बार साथ में रहते हुए बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों का कोई रखवाला नहीं होता है, कोई उनको नाम नहीं मिलता है, उनको किसी प्रकार की उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। उनकी भी चिंता करी है। और विशेषकर से हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं जो इसमें रहती हैं, उनकी चिंता की है। इसके साथ साथ पुरुष वर्ग की भी चिंता की है। और ये बात अब आई है कि इसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन कर दिया वो क्यों कर दिया, ये आज से पहले तो इस प्रकार की बात कभी नहीं आई। इसलिए आइए, क्योंकि आपने कानून में लिखा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जो लिव इन में रह रहे हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। देखिए, ये हमने सुरक्षा के लिए किया है। मैंने पहले कहा कि हमारा ध्येय किसी को परेशान करना नहीं है। जो माननीय न्यायालय कह रहा है उसके अनुसार हम भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो हो बच्चों की। अब दो लोगों में मोहब्बत है, अपने साथ रह रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा के बताएं कि देखिए हम। मैं बताता हूँ। देखिए, आज मोहब्बत है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी मोहब्बत गड़बड़ा जाती है। तो उसके बाद वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आपने वो भी कानून बनाया है कि अगर बेवफाई हो गई, दिल तोड़ दिया, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, केवल उनको सूचना देनी होगी कि अब हम साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है, उनके माता पिता के लिए अच्छा है। थोड़े समय के बाद सबको पता लगेगा कि ये कानून सबके अच्छाई के लिए बनाया है। किसी को टारगेट करने जैसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं करी गई है। अब ये पुराने ज़माने की रूढ़िवादी बातें हैं ना कि अगर आप एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो गांव के बड़े बूढ़े को बता दो। अब आजकल के ज़माने में कहाँ होता है, आज तो सब इंटरनेट से हो जाता है। हम रोक नहीं रहे, लेकिन अगर वो रह रहे हैं तो रहें, लेकिन सूचना चली जाए उनके माता पिता तक। कई बार माता पिता के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब उनका बेटा बेटी किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं, तो आप स्वयं सोचिए कि उनके माता पिता पर क्या गुजरती है। पूरी ज़िंदगी भर उनके सामने रोने के सिवा कोई बात नहीं होती, पछताने के सिवा कोई बात नहीं होती। इसलिए सरकार ने अभिभावक बनकर, कमेटी ने पूरा लोगों के विचार लेकर इस पर काम किया है कि उनकी सुरक्षा भी हो, उनका जीवन आगे के लिए भविष्य भी ठीक हो। ये शक इसलिए होता है कि थोड़े दिन पहले आपने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था। देखिए, लव जिहाद जैसी चीज़ें
ये बहुत ही ख़राब हैं और हमने जो है उत्तराखंड में ये चीज़ बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य जैसी चीज़ें नहीं हैं और देवभूमि में बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। देवभूमि पवित्र है और पवित्र रहनी चाहिए। अब देखिए, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप मोहब्बत की दुकानों पर पहरा लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबकी समानता के लिए कर रहे हैं। अब कोई कह रहा था कि धामी जी ने तो शादी कर ली, बच्चे हो गए, खुशी की लाइफ है, हमारे कमरे में क्यों देख रहे हैं? नहीं, किसी को नहीं देख रहे हैं, सबके लिए। हमने कहा कि सुरक्षा के लिए सब कर रहे हैं। सब ऐसे कानून जब होते हैं धामी जी, तो उसका फायदा पुलिस प्रशासन के लोग उठाते हैं और यंगस्टर्स को परेशान करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा किया और लाखों करोड़ों लोग जरूर मुझे आपके माध्यम से सुनेंगे। आपने प्रश्न उठाया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसमें पुलिस प्रशासन कोई भी इसका फ़ायदा न उठाए, किसी के साथ ज्यादती न करे। इसके लिए हमने विधेयक पारित करने के बाद, अभी वो विधेयक पारित होने के बाद एक्ट के रूप में उसको परिवर्तित होना है, उससे पहले हमने एक कमेटी बना दी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार, किसी प्रकार की ज्यादती, किसी प्रकार का ज़्यादा दबाव या अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जाए, वो सबसे हम जो है पूरी तरह से उसको एक मॉडल के रूप में बनाएंगे। जैसे हमने उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लागू होने के बाद देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करेंगे। तो इसलिए हमारी ये चिंता भी है, हमारा एक काम भी है, दायित्व भी है कि हम इस कानून को बनाने में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक ऐसा उदाहरण रखें कि जो आने वाले समय में सबके लिए एक आदर्श का काम करे। उसमें एक प्रोविजन है कि पड़ोसी शिकायत कर सकता है कि मेरे सामने लिव इन में कौन रह रहा है, तो पड़ोसी तो कभी किसी को खुश देख ही नहीं सकते, रोज शिकायत करेंगे। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस केवल रजिस्ट्रेशन है, सूचना दे देंगे और उनके माता पिता तक बात चली जाएगी। वो भी जो बच्चे 18 से 21 साल के बीच के होंगे या 18 साल से छोटे होंगे, 21 साल से छोटे होंगे, तो उनको सूचना जाएगी उनके माता पिता। और एक ये भी सवाल, और साथ ही में इसमें कोई नई व्यवस्था नहीं है। पहले भी जो हमारे यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन इत्यादि होता है या मैरिज होती है कोर्ट में, तो उसमें भी माता पिता को जाता है, पहले से भी जाता है, ये व्यवस्था पहले से है। देखिए, मुसलमानों में ये परंपरा है कि आपस में शादी हो जाती है, कोई कज़न है उससे भी शादी हो जाती है। अब मैंने सुना ये जो नया कानून है, इसमें कोई मौसी से, कोई मौसी की लड़की से, बेटे से ये आपस में शादी नहीं हो सकती। ये कानून बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें व्यवस्था की गई है, लेकिन जो भी जिस धर्म में जो मान्यता है, जिस धर्म में जो मान्यताएं चली आ रही हैं, उन मान्यताओं से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की है। नहीं, आपको मैं बताता हूँ, देखिए ये कानून मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लिखा है कि यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में बहन, भांजी, भतीजी, मौसी, बुआ, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन, माँ, सौतेली माँ, नानी, सौतेली नानी, परनानी, माता की दादी, दीदी, सौतेली दादी, पिता की परनानी, पिता की सौतेली नानी, परदादी, सौतेली परदादी, बेटी और परनानी की विधवा, बेटे के पोते की विधवा, बेटे की नातिन, परपोती, परपोती की विधवा, बेटे की नातिन, नातिन की विधवा, इनसे शादी नहीं कर सकते। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो शादियां जैसे हो रही थी वैसे ही होंगी। मैंने पहले ये सुन के लोग बड़े खुश होंगे, जैसे शादियां हो रही थी वैसे ही होंगी। जनता सवाल पूछती है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी मंदिरों के नाम पर वोट मांगती है और धर्म की बातें करती है और काफ़ी पुराने ज़माने की सोच है आपकी, तो इस पे आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी क्या ये चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बने? देखिए, पूरा देश, पूरी दुनिया कई सदियों से ये इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान राम का अयोध्या में जहाँ पैदा हुए वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। मंदिर बना है, इसमें राजनीति की बात कहाँ है? इसमें कोई राजनीति नहीं है। और राम तो हमारे भी हैं, उनके भी हैं। जो राम को माने, राम उनके हैं। हम सब राम को मानने वाले लोग हैं ना। राष्ट्र भक्त भी हैं, जो राष्ट्र भक्त है वो राम भक्त है। तो अब तो अबू धाबी में भी मंदिर बना दिया। अब तो पूरी दुनिया के अंदर देखिए, वहाँ बन गया जहाँ पर हम कहते थे कि अरब कंट्री है, सऊदी अरब है, दुबई है, अबू धाबी है,
ऐसे स्थान पर दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है अबू धाबी में, जिसका प्रधानमंत्री जी ने का उद्घाटन किया है। तो आज पूरी दुनिया जो है मंदिरों की तरफ जा रही है। मंदिर बनाना और राम का नाम लेना कोई बुरी बात है क्या? लेकिन धामी जी, मौके मौके की बात होती है। टनल में मजदूर फंसे हुए थे, उनकी जान पर बनी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ वहां पर ध्यान दे रहे थे, और आपने कहा कि ये जो वहां के भगवान हैं बाबा बाबा बौखनाथ जी नाराज हो गए, उनका प्रकोप है, इसलिए वहां फंस गए लोग। एक तो मैं जो सिलक्यारा टनल जो लगभग पूरा होने की ओर है, 30 किलोमीटर के लगभग की टनल है, और 3.5 किलोमीटर बननी अब रह गई है। और अचानक 12 नवंबर 2023 को अचानक मलबा आता है, और मलबे में हमारे 41 मजदूर भाई उसके अंदर फंस जाते हैं, और बड़ी जद्दोजहद हुई उसमें। पहले दिन से, क्योंकि दीपावली का दिन था 12 तारीख को, और ऐसे सूचना आई कि मजदूर अंदर फंस गए हैं। तो अक्सर होता है जब ये काम चलता है तो कहीं कोई ना कोई रुकावट आती है। तो मुझे लगता था कि ये काम जो है हो जाएगा, अभी जेसीबी लगेंगी, पोकलैंड लगेंगी, मलबा हटाया जाएगा और सारे मजदूर जो है बाहर आ जाएंगे। पहले दिन काम शुरू हुआ, जेसीबी लगाई गई, पोकलैंड लगाई गई, थोड़ा मलबा हटाया। जितना मलबा हटाया जा रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मलबा गिरने लगा। उसके बाद ह्यूम पाइप जोड़े गए, दूसरी मशीनें लाई गई, ह्यूम पाइप से कुछ मीटर पाइप अंदर को गया, पुश किया गया पाइप को, 5-7 मीटर जाने के बाद रुक गया। आगे हार्ड रॉक आ गए, पत्थर आ गए, ये करते करते कई दिन लग गए। बाद में बिल्कुल स्थिति, ये मशीन बिल्कुल भी आगे खिसकने को तैयार नहीं थी। कुछ 4-5 दिनों के बाद और इंजीनियर बुलाए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार 3-3 बार वो लगातार पूछ रहे थे कि अब मजदूरों का क्या हाल है, अब कैसे हैं, उनके लिए खाने का क्या इंतजाम किया है, पाइप से राशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पाइप कितना बड़ा है, मशीनें आ गई कि नहीं आ गई। तो उनको बताते थे, उनका पूरा कार्यालय भी वहाँ से लगा हुआ था। फिर इंदौर से ऑगर मशीन, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ऑगर मशीन मंगाई गई। वो ऑगर मशीन भी गई, 21 मीटर तक गई। 21 मीटर पर जाने के बाद फिर अटक गई, फिर कोई उसमें सरिया बीच में फंस गया, फिर वो सरिया को काटा गया। फिर हमको लगा कि 7-8 दिन हो गए हैं आज, तो अब ये तेज़ी से आगे जाएगा, भगवान की कृपा से जो है अब आगे कोई रुकावट नहीं होगी। फिर गया 33 मीटर पर जाके फिर रुक गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ से हैदराबाद से मशीन मंगाई गई, इंजीनियर मंगाए गए, फिर उन्होंने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। 12 दिन हो गए। 12 दिन के बाद फिर मशीन रुक गई। अब रुकी नहीं, अब तो क्या हुआ कि पूरी की पूरी मशीन जो है अंदर जाके वो टूट गई, आगे का टूट गया, और आगे जो पाइप चल रहा था, जो आगे आगे पाइप जा रहा था, वो पाइप 4 मीटर पूरा बेंड हो गया। उसको पीछे से पुश किया जा रहा था, तो आगे मोटे सरिया लग जाने के कारण से वो बेंड होता चला गया। अब अंदर जाके उसको कि अंदर जाके देखा कैसे जाएगा, अंदर देखे जाने के लिए उससे पहले उसको पूरा काटना जरूरी था। तो 3 घंटे में 1 मीटर पाइप कटता, 1 मीटर ऑगर मशीन कटती थी। 48 मीटर काट काट के निकाली गई। उसमें 3 दिन का समय लगा। 3 दिन के बाद जब पूरी मशीन बाहर निकल गई, तो फिर उसको रेट माइनर्स को, अंदर जो नीचे खुदाई करने वाले लोग होते हैं मिट्टी की, उनको भेजा गया। तो उन्होंने कहा कि ये तो पाइप पूरा का पूरा जो है बेंड हो गया है। फिर पाइप को काटा गया, जो वेल्डिंग मशीन जो काटने वाली होती है, कटर, उससे काट के पाइप को बाहर निकाला गया। फिर लगा कि अब ये 58 मीटर पर, 56 मीटर पर 10 मीटर और डालने के बाद ये अब तो पास ही हो जाएगा। फिर हमने कोशिश करी, 1 दिन 2 दिन लगे रहे, लेकिन वो फिर जाके बीच में अटक गया। फिर पूरा आप लोगों के सारे टेलीविजनों में हल्ला हो गया 1 बजे की, जो है कि 28 तारीख को कि आज जो है सारे ब्रेक थ्रू हो गया और सारे मजदूर बाहर निकल गए। और तब तक मजदूर बाहर निकले नहीं थे। ये दिन में 2 बजे हल्ला हो गया, सारे चैनलों में प्रसारित हो गया,
और मैं भी एक कार्यक्रम में वहीं से गया था। मैं चूँकि वहीं कैंप करता था और प्रधानमंत्री जी को सारी जानकारी वहाँ की रोज़ देता था वहाँ से कि अब कितना प्रोग्रेस हो गई, क्या और ज़रूरत है। तो शाम को मैं 3 बजे फिर वापस आया तो मैंने कहा ये तो सारे टेलीविज़न पर चल रहा है और यहाँ तो पाइप आर पार हुआ ही नहीं है। सब जगह सूचनाएं गलत चली गई। लोग खुशी भी मनाने लगे क्योंकि दिवाली जैसा पूरे देश दुनिया के अंदर एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया। शाम को 7 बजे जाकर वो पाइप अंदर हुआ और तब जाकर जो है हम मज़दूरों के पास पहुंच पाए। मज़दूर वापस आए। मज़दूरों को निकालने में जो 3 घंटे का समय लगना चाहिए था वो समय मात्र आधे घंटे का लगा, क्योंकि हमने ट्रॉली का इंतज़ाम किया हुआ था कि एक एक मज़दूर को हम ट्रॉली से बाहर निकालेंगे, लेकिन वहाँ हमको ट्रॉली से एक मज़दूर को भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही पाइप आर पार हुआ सारे लोग क्रॉलिंग करके खुद ही बाहर निकल कर आ गए। और ये इसमें जहाँ देखिए बाबा बौखनाथ की जो आपने शुरू करी थी, बाबा बौखनाथ जी का तो बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उनकी कृपा से सब सुरक्षित। तो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट थे आर्नोल्ड डिक्स, उनको भी बाबा बौखनाथ के दर्शन कराने ले गए, पूजा कराने। जी बिल्कुल, हम बाबा बौखनाथ की कृपा से इतना बड़ा काम हुआ और हमारे प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत बड़ा मैं कहूँ कि उनकी देख रेख में और जिस भी टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत पड़ी, जो काम भी हमने उनसे कहा कि अब हमको यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ऐसे होना चाहिए, यहाँ से हमको ये मशीन चाहिए, यहाँ से ऑगर मशीन चाहिए, यहाँ से रेट माइनर्स चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने भेजी। उसके कारण से ही हम इसको संभव हो पाया। कोई ऐसा मोमेंट आया था जब आपको लगाओ कि अब संभव नहीं होगा, इनका निकलना अब मुश्किल हो गई? बिल्कुल, 48 मीटर पर जब जाके वो रुक गया, जब 48 मीटर जाकर रुक गया और पाइप पूरा काटने की स्थिति आ गई, बैंड हो गया, पूरा पाइप आगे से बैंड हो गया, तो उस समय में सिवाय ईश्वर के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं छत की तरफ देख रहा था, मुझे लगा कि भगवान बाबा बौखनाथ जी आप कृपा करिए। और हम बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए थे क्योंकि हम ऊपर से भी ड्रिलिंग कर रहे थे। वो ड्रिलिंग हमने रोक दी थी, जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी उस ड्रिलिंग को रोक दिया, वर्टिकल भी रोक दिया। केवल एक ही तरफ से हम जा रहे थे जहाँ से पाइप डाल रहे थे। सारे रास्ते हमने ऑप्शन बंद कर दिए थे और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल बंद हो गया नज़दीक पहुँचकर। हमें लगा कि अब क्या होगा, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, बाबा बौखनाथ जी की। टेक्नोलॉजी का कमाल था, ईश्वर की कृपा थी। टेक्नोलॉजी भी थी, लोगों का प्रयास भी था, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ऊपर से सारा चीज़ों के लिए सहयोग था और बाबा बौखनाथ की कृपा तो थी ही थी, सबकी कृपा थी, भगवान की कृपा भी थी। और इतने लोगों की, देश दुनिया के लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी भावनाएं भी भगवान तक पहुंच रही थी और भगवान जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कर रहे थे। जब मुश्किल समझ रहे थे हम, उस मुश्किल समय को भी भगवान ने जो है पार लगाया और सबको सुरक्षित बाहर निकाला। आप कहते हैं कि भगवान की मदद मिलती है, देवभूमि है, अब जहाँ बाबा केदारनाथ हैं, जहाँ बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उस उत्तराखंड पे हर थोड़े दिन में कोई मुसीबत आती है। कभी जोशी मठ में दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन नीचे धंसने लग जाती है। बिल्कुल जी, देखिए परेशानियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं और हम सभी उत्तराखंड वासी इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और भगवान की कृपा से देवभूमि है, बड़ी परेशानियां भी हमारी जो है आसानी से जो है दूर हो जाती हैं, भगवान की ही कृपा है। अब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि देवभूमि पर भगवान की कृपा है, परेशानियां जल्दी हो जाती हैं, तो एक और ब्रेक मैं ले लेता हूं। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में पुष्कर सिंह धामी पर इल्जाम और सवाल का एक और। बेड़ुपाको बारमासा, बेड़ुपाको बारमासा, नरण का फल पाको चैत मेरी सैला, नरण का फल पाको चैत मेरी सैला। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल में एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत
दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। इंडिया टीवी लाया है देश का पहला चुनावी न्यूज चैनल, इंडिया टीवी चुनाव मंच। चुनावी खबरें 24/7 लगातार। चुनावी रैली हो या जनता की आवाज, हर नेता, हर पार्टी और हर सीट का पूरा विश्लेषण। इंडिया टीवी चुनाव मंच आपके स्मार्ट टीवी और यूट्यूब पर उपलब्ध। तो आज ही अपने स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें इंडिया टीवी ऐप। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ भगाने की कोशिश। नेताओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते हुए हैं। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी। वेलकम बैक आपकी अदालत में। आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप है कि ये अपने फैसलों से लोगों को नाराज करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे ऐसे फैसले लेते हैं कि शराब सस्ती हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, पानी बिजली महंगी हो गई है, शराब सस्ती हो गई। नहीं, शराब हमने महंगी करी है इस बार, और रेवेन्यू भी बढ़ाया है, प्रदेश के लोगों को भी मौका दे रहे हैं। अभी नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं 2 दिन पहले। तो लोग तो नाराज होंगे इससे। लोकल की जो यूनिटें हैं, लोकल के जो हमारे फल हैं, उद्यान के क्षेत्र में जो उत्पाद होते हैं, उन उत्पादों का वहाँ पर उपयोग हो, लोगों को रोजगार करने का अवसर मिले, वो सब हमने बढ़ाया है। और चूंकि जिस प्रकार से आज सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें अब एक कानून आपने बनाया था जिसमें नकल पर रोक लगाने के लिए बड़ी सजा का प्रावधान किया। इम्तिहान में चीटिंग रोकने का कानून अच्छा था, लेकिन सजा इतनी संगीन है कि लोगों को वो अच्छा नहीं लगा। रजत जी, ये भी ऐसा सवाल है जो मेरे को हमेशा लगता है कि मैंने, वैसे तो सभी फैसले अच्छा सोच के ही लेते हैं, लेकिन एक ये फैसला जो धरातल पर उतरा, ये अपने आप में उत्तराखंड के भविष्य को बनाने वाला है। ये जो नकल का अपराध है, नकल का जो ये काम है, ये बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में चल रहा था। और हमारे जो भाई बहन थे, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में भाग लेते थे, और उत्तराखंड में जो गरीब माता पिता हैं, वो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता है। कोई दूध बेचता है तब जाके अपने बच्चे की फीस जमा कर पाता है, कोई घर में घी बनाता है, घी, कोई सब्जी बेचकर, कोई छोटी दुकान चलाकर, कोई मजदूरी करके अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजते थे। लेकिन परीक्षाओं के रिजल्ट आते थे तो उनका नाम कहीं नहीं आता था। योग्य भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं,
जो उनकी आहर्ता होनी चाहिए वो आहर्ता भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन नाम इसलिए नहीं आता था कि कहीं परीक्षा में ये तो पढ़ के जा रहे हैं लेकिन दूसरे लोग नकल करके आ जा रहे हैं, कहीं परीक्षा प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है, पेन ड्राइव से नकल हो जा रही है, पूरे के पूरे एग्ज़ाम जो है पहले से सेट हो जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखदाई स्थिति थी और बच्चों का, हमारे बेटे बेटियों का मनोबल लगातार गिर रहा था। उन माता पिता की हालत देखिए जिनका सब कुछ अपने बेटे बेटी पर लगाते हैं, उनके साथ चोरी लूट जैसी घटनाएं हो रही थी इसमें सीधे सीधे, और लंबे समय से चल रहा था। जैसे ये मामला मेरे सामने आया तो मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी होगा, मुझे इसमें कितना भी विरोध का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं अपने बेटे बेटियों का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा और नकल का मैं सख्त कानून लाऊंगा। और हम पूरे देश का सबसे सख्त नकल का कानून लाए जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। उसके बाद उसके जो रिजल्ट आए तो आज जो बेटा या बेटी एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, वो एक परीक्षा में भाग लेने वाले जिनका किसी में सिलेक्शन नहीं होता था, आज 4-4 परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन हो रहा है। और जितने भी लोग जो पहले से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, सब योग्यता क्षमता होने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा था, आज सबका नंबर आ रहा है। 6 लाख से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स, 6 लाख से ज़्यादा हमारे यूथ उन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, सबका मनोबल बढ़ा है। ऐसे भी होंगे जिन्होंने नकल बंद होने की वजह से परीक्षा में भाग लेने से इनकार कर दिया? हाँ, कुछ थोड़े बहुत। लेकिन ये माना जाता है कि नकल कराने के पीछे सिर्फ विद्यार्थी नहीं होते, उसमें टीचर्स, उसमें कोचिंग कॉलेजेस, उसमें प्रशासन के लोग सब मिले हुए होते हैं। एक बड़ा तंत्र था और आप समझ सकते हैं कि जब हमने नकल विरोधी कानून ये बनाया तो हमको वास्तव में ये इन सब जो बड़ा तंत्र था नकल करवाने वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा तंत्र होता है, उस पूरे तंत्र का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से, उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हमने नकल का अध्यादेश लागू किया और उसके सुखद परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आपसे मांगा कि हमें भी ये कानून दे दो? जी हाँ, बहुत सारे राज्यों को हमने दिया है और मुझे लगता है कि अभी देश की संसद में भी नकल विरोधी जो कानून का अध्यादेश है वो लाया गया है। तो अच्छी बात है कि आप कानून बनाते हैं, फिर देश में बाकी जगह उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो चीटिंग का कानून हो। ये हमको सौभाग्य मिल रहा है, देवभूमि है, देवभूमि हिमालय है, और यहाँ से कोई भी काम शुरू होता है तो भगवान की कृपा से और उनकी इच्छा से होता है। मैं समझता हूँ कि हमको यह अवसर मिल रहा है। और आपकी जो लॉ की डिग्री थी वो भी काम आ रही होगी ये सब कानून बनाने में? थोड़ी थोड़ी आती है। एक दो सवाल और ले सकते हैं। उत्तराखंड में ये ट्रेंड रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं आईआईटी और एनआईटी को छोड़ के आर्मी में जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें इस ट्रेंड में कमी देखने को मिली है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो सरकार की जो अग्निवीर योजना है, हमें उससे इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड में अग्निवीर अभी आई है और अग्निवीर की जो परीक्षा हो रही थी, ये भर्ती मेला लगा था कोटद्वार में, बनबसा में, पिथौरागढ़ में। तो इन स्थानों पर जब ये भर्ती प्रतियोगिता हो रही थी, भर्ती मेला जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, बहुत बड़ी संख्या में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब हमारे यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं, तो उन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। लेकिन सेना में जाना पहाड़ के लोगों का केवल एक नौकरी के लिए जाना नहीं है, वहाँ पर देशभक्ति है और देशभक्ति के लिए और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अब तो अग्निवीर परीक्षा में भी जिस प्रकार से लोगों की तादाद बढ़ी है, हमको संभालना मुश्किल पड़ा था वहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो अग्निवीर तो और अच्छा है, ज़्यादा लोगों को और मौका मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली आज भी बहुत सारे लोग, कांग्रेस के नेता तो ये कहते हैं कि अग्निवीर से आपने लोगों का भविष्य छीन लिया, 4 साल बाद उनके पास कुछ करने को नहीं होगा। देखिए, 4 साल बाद उनके पास बहुत सारे अवसर होंगे और उसमें भी कुछ परसेंटेज ऐसा है कि जो लगातार सेवा करेगा सेना के अंदर। और हमने उत्तराखंड में व्यवस्था बनाई कि जो लोग भी अग्निवीर की परीक्षा, अग्निवीर का समय अपना 4 साल का पूरा करके आएंगे, उनको हम अपने आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस विभाग, अन्य विभागों में उनको प्राथमिकता से देंगे। वो जिस क्षेत्र में भी काम करना चाहेंगे, वो तो एक अच्छा उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा उसमें। जी, और सवाल लेते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम उत्तराखंड को 2025 तक एक ड्रग फ्री स्टेट बनाएंगे।
आज हम 2024 में हैं और इसमें आपको कितनी कामयाबी मिली है? मैं इसलिए भी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आज के युवा ऋषिकेश की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, टूर के लिए, तो अभी भी वहाँ ड्रग की समस्या पाई जाती है, तो इसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और हमने 2025 जो हमारे राज्य का सिल्वर जुबली ईयर है, उस सिल्वर जुबली ईयर तक ड्रग्स फ्री देवभूमि, ये हमारा संकल्प है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं और हर माह हम बैठक करते हैं। हमने 2 सेंटर हल्द्वानी और कोटद्वार में और देहरादून में एक अलग से सेंटर, इसका हम खोला भी है हमने। और देहरादून में हर साल जो भारत सरकार के सहयोग से एनकोट की जो बैठक होती है, उस बैठक में भी इसकी समीक्षा हो रही है। इसमें हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं और जो ड्रग माफिया हैं उनकी पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और जो हमारे बॉर्डर हैं, यूपी का जो बॉर्डर हमारा बरेली से लगता है, इधर सहारनपुर से लगता है, बिजनौर से लगता है, मुरादाबाद से लगता है और नेपाल से भी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स चेन है, उस ड्रग्स चेन को तोड़ने के लिए जो एंटी इसके दस्ते हैं, वो दस्ते हमने बनाए हुए हैं और उस पर हमारी पूरा ध्यान है और जो हमने संकल्प लिया है हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। तो सिर्फ सख्ती से होगा या लोगों को एजुकेट करने का कार्यक्रम भी है? नहीं, उसके साथ हम जागरूकता का कार्यक्रम भी चला रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में और विशेषकर से पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंटों को ज्वाइंट रूप से हमने इसमें नोडल बनाया है। दोनों डिपार्टमेंट मिलकर इसमें काम कर रहे हैं और स्कूलों में मैं स्वयं भी जा रहा हूँ और हमारे सभी जिलों में ये जागरूकता के इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। माता पिताओं को भी जागरूक बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना बहुत आवश्यक है। ये केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। सर, मेरा प्रश्न आपसे है कि उत्तराखंड का सबसे जो पॉपुलर गाना है भेड़ू पाको, मैं वो आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। सर, पूरा उत्तराखंड आपको देख रहा है, तो मेरे साथ गाओगे? हाँ बिल्कुल। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, नरण का फल पाको चैत मेरी सैला, नरण का फल पाको चैत मेरी सैला। स्वामी जी, इस गाने ने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि मुझे लगता है अब और इल्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और आपने किसी सवाल को डक करने की कोशिश नहीं की, सीधे सीधे बेबाकी से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज गोविंद सिंह का फैसला। फैटी लिवर सिरोसिस व पाचन तंत्र के समस्त रोगों में इंस्टेंट बेनिफिट के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है लिवोग्रिड व लिवामृत एडवांस। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है, वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में।
अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के आपकी अदालत चैनल पर। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर। पुष्कर सिंह धामी कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुत सारे विवाद उनके सामने हैं, बहुत सारे सवाल उनके सामने हैं। उन्होंने जो जवाब दिए उस पर आज के जज गोविंद सिंह का फैसला। आज के अभियुक्त पुष्कर सिंह धामी एक बहुत ही उत्साह से लबरेज और संघर्षशील राजनेता हैं। वो एक तरह से उनके साथ जो है संघ की स्वयंसेवकी है और फौज का अनुशासन है और एक तरह से कमांडो की तरह से दृष्टि है। वो खुद उनके शब्दों में वो एक धागड़ राजनेता है। तो इस तरह से, और हमारे जो चौथे खंबे के वकील हैं माननीय श्री रजत जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत गंभीर आरोप जो है वो उनके ऊपर लगाए। बहुत सारे जो है इतने गंभीर आरोप थे कि जिनका उत्तर देना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी श्री धामी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, अपने तर्कों के साथ, अपने तमाम जो अनुभव जो उनके रहे हैं इस बीच के, उन अनुभवों के साथ जो है उन्होंने अपनी बात को रखा। उत्तराखंड जो है एक शांत प्रदेश है, देवभूमि है और संवेदनशील भी है, क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं। इसलिए उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, बहुत छोटी उम्र में एक ऐसा अवसर मिला है जब वो अपने प्रदेश को बहुत उसकी शांति को बरकरार रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश की शांति को बरकरार रखने के लिए वो तमाम कदम उठाएंगे जो एक प्रदेश के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक होते हैं। तो सारे आरोपों से आपको बरी किया जाता है। पुष्कर सिंह धामी कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, अभी थोड़ा सा कार्यकाल हुआ है, लेकिन उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े हैं। मेरी दुआ है कि वो इसी तरह जनता की सेवा करते रहें, लोगों की भलाई के लिए काम करते रहें और सफलता की और बुलंदियां हासिल करें। आपकी अदालत में आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। आइए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। Headlines presented by Patanjali के रिसर्च